हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, क्रैश कोर्स 50 डेज में हम लोग अगली यूनिट पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटी सी यूनिट है, 2 चैप्टर इसमें है। एक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां से करीब 4 से लेकर 7 सवाल नीट में आते हैं। दूसरा छोटा सा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहां से भी 2 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो 2 चैप्टर हैं, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में काफी ज्यादा। ओवरऑल अगर आप देखें तो 5 से 10 सवाल इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में पहला चैप्टर यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 6 यूनिट कंप्लीट कर ली, और हर यूनिट में आप जानते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिन साइंटिस्ट के बारे में हमें जानना है वो है MS स्वामीनाथन। इनका जन्म हो 1925 में और डेथ हुई 2023 में। कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और MS स्वामीनाथन ने बॉटनी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की मद्रास यूनिवर्सिटी से। कैम्ब्रिज में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में सेंटर है, IARI। यहाँ पर स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च को इन्होंने विकसित किया। इस सेंटर में इन्होंने विकसित किया शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस इंक्लूडिंग सेंटेड बासमती राइस। इसके अलावा इन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग, फूड सिक्योरिटी, लैब टू लैंड प्रोग्राम, कई सारे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इन्होंने चलाए। और इन्होंने ऐसी फसलें बनाई जिससे यील्ड और क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। MS स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग की वजह से इंडिया में मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट को इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च में, इस सेंटर में उन्होंने बासमती राइस की वेराइटीज को खुद विकसित किया, और मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था स्वामीनाथन ने बॉरलॉग के सहयोग के द्वारा। इनको 3 बड़े अवार्ड दिए गए। इंडिया में जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, वो इनको दिया गया 2024 में मरणोपरांत। पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे, ये भी इनको दिया गया, और पद्म भूषण ये भी इनको दिया गया। एनसीईआरटी में ऐसे पद्म भूषण का जिक्र है, लेकिन तीनों अवार्ड इनको दिए गए। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हमारे देश का, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण है, चौथे नंबर पे पद्मश्री आता है। तो 3 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको प्रोवाइड किए गए, यानी बहुत बड़ा रिसर्च इन्होंने किया होगा MS स्वामीनाथन। ठीक, अब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की शुरुआत कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा हेल्थ के बारे में। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, हिप्पोक्रेट और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ये कहता है कि जो हेल्थ है वो बैलेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से होता है। ब्लैक बाइल का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, काला पित्त, और कहा गया जिन लोगों में ब्लैक बाइल होता है वो हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं, गर्म मिजाज के, और उनको फीवर होता है, मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया, इन्हें फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है। और इन्होंने थर्मोमीटर के द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया, और यहां से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया गया। तो विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्थ की परिभाषा दी गई है, दिस इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हमारा जो माइंड होता है, जिसको हम मन कहते हैं, माइंड न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, ये बायोलॉजी कहता है। अब हेल्दी रहने के क्या फायदे हैं? अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, मोर एफिशिएंट एट वर्क। और काम ज्यादा अच्छा होगा तो फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पैसा ही पैसा होगा। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता। भाई आप हेल्दी रहेंगे तो आप ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, मैं हेल्दी रहूंगा तो ज्यादा पढ़ा पाऊंगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। लॉन्गिविटी ऑफ पीपल, भाई हेल्दी रहेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो फिर अगर हेल्थ के इतने फायदे तो कैसे मेंटेन करें सर इसको? तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, ये नहीं कि जो पाया समोसा छोला भटूरा और मैगी वैगी सब उड़ाए हैं।
बैलेंस डाइट लेनी, संतुलित आहार, बढ़िया घर का बना हुआ दाल चावल रोटी सब्जी साग हरी सब्जियां, है ना। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल मतलब अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई, नहाना धोना, है ना, नेल्स टाइम पे कट करना, दीज आर पर्सनल हाइजीन। रेगुलर एक्सरसाइज, ये तो कभी करते भी नहीं होंगे, तो रेगुलर एक्सरसाइज में योगा कर सकते हैं। योगा न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो सबसे जरूरी है भाई, दो तरह की योगा तो सबसे जरूरी है। एक अनुलोम विलोम जरूर करिए और एक कपाल भाती, ये दो योगा 5-5 मिनट का टाइम निकाल के करिए आप। ठीक है, इसके अलावा वैक्सीनेशन, बहुत सारे वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अवेयरनेस अबाउट डिजीज, बीमारियों के बारे में जानकारी। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कूड़े कचरे को सही जगह पर फेंकें, इधर उधर फेंकेंगे गंदगी होगी, बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ेगा। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, भैया मच्छर उच्छर कंट्रोल में रहेंगे तो मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां नहीं होंगी। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो खाना पीना है उसको हम साफ सुथरा रखें, क्योंकि इनसे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। टाइफाइड हो गया, अमीबियासिस हो गया, एस्केरियसिस हो गया। हेल्थ को कौन अफेक्ट करता है? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल, मोटापा उटापा लाइफ स्टाइल की बीमारी है। डायबिटीज हो गया, इन्फेक्शन से भी बीमारियां हो जाती हैं। तो डिजीज का मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी का एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या सिस्टम एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, मतलब सही तरीके से काम ना करें और उसके साइन और सिम्टम नजर आए, तो उसी को हम डिजीज के नाम से जानते हैं। डिजीज दो तरीके की होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस उन्हें कहा जाता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, और इनमें से एड्स जानलेवा बीमारी। नॉन इन्फेक्शियस उन्हें कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, जैसे कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और मेजर कॉज ऑफ डेथ है। इसके अलावा ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, डेफिशिएंसी डिजीजेस, हार्मोन की कोई डिजीज हो गई, है ना, वो सब नॉन इन्फेक्शियस में आती हैं। हमें जो बीमारियां पढ़नी है वो इन्फेक्शियस डिजीज पढ़नी है। तो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैथोजन, दीज आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ जिसमें प्लेटी हेलमिंथ और एस्क हेलमिंथ, है ना, ये सब आते हैं। ज्यादातर पैरासाइट, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर पैथोजन। पहले एनसीईआरटी लेता था ऑल पैरासाइट आर पैथोजन, लेकिन अब कहता है मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजन बिकॉज दे हार्म द होस्ट। पैथोजन एंटर होस्ट होस्ट बॉडी बाय वेरियस मेथड, अलग अलग तरीके से बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। और पैथोजन जो होते हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डैमेज कॉज करते हैं। पहली बीमारी है टाइफाइड, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी का पैथोजन है। और ये बीमारी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैथोजन खाने के साथ पहुंचता है और उसके बाद ब्लड के द्वारा दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है। सिम्टम बहुत पूछे जाते हैं। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। हीट शॉक याद करिए, 42 डिग्री टेम्परेचर था वहां पर। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गया। हेडेक, सिर दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। पेट दर्द, वीकनेस, कमजोरी एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ, सीवियर केस में ये हो जाएगा। मतलब अगर सही समय पर और सही तरीके से इलाज नहीं हुआ तो फिर ये टाइफाइड जानलेवा भी हो जाएगा। फंडा वहां लिखा है, एससी विल्स के द्वारा, आप इसको याद भी रख सकते हैं। मैरी मेलोन एक कुक थी और इसे टाइफाइड मैरी कहा जाता है। ये कई वर्षों तक इस बीमारी को दूसरे लोगों में फैलाती रही। टाइफाइड को विडॉल टेस्ट के द्वारा डायग्नोस किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए। दूसरी बीमारी निमोनिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के बैक्टीरिया से बीमारी होती है। पैथोजन लंग एल्वेलाई को इन्फेक्ट करता है। एल्वेलाई एयर फिल्ड सैक होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिससे रेस्पिरेशन में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। सिम्टम की बात करें तो फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक यहाँ पर हो रहा है। सीवियर केसेस में फिंगर, नेल और जो लिप्स होते हैं टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर, सीवियर केस। और ये एयरबोर्न डिजीज है। यहाँ पर जो ड्रॉपलेट या एरोसॉल निकलते हैं खांसने या छींकने से इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा, वो हेल्दी पर्सन तक एयर के द्वारा पहुंच जाते हैं। ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ ग्लासेस एंड यूटेंसिल, बर्तनों के और जो ग्लासेस यानी जो चश्मा है इसको शेयर करने से भी ये बीमारी ट्रांसमिट हो जाती है। बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, निमोनिया तो हमने पढ़ लिया, और कुछ नाम याद करने, टिटनेस हो गया, कॉलरा, डिसेंट्री, पेचिस जिसे कहते हैं, डिप्थीरिया, प्लेग, लेप्रोसी, ये सभी बैक्टीरियल डिजीज है। डिसेंट्री ध्यान रखना बैक्टीरियल डिजीज है और अमीबिक डिसेंट्री प्रोटोजोन डिजीज है।
कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, राइनो वायरस इसे कॉज करता है। कॉमन कोल्ड 3 से 7 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाता है ज्यादातर। राइनो वायरस नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। निमोनिया का पैथोजन लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन वो लंग को इन्फेक्ट नहीं करता है। ये भी एयरबॉर्न डिजीज है निमोनिया की तरह। जो एरोसॉल होते हैं या ड्रॉपलेट होते हैं खांसी और छींक से जो बाहर निकलते हैं, और डायरेक्टली या तो पर्सन इनहेल कर लेता है या फिर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा ये बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। सिम्टम की बात करें तो नेजल कंजेशन हो गया, नाक रूंझ जाना, नेजल डिस्चार्ज, नाक बना, सोर थ्रोट, गले में दर्द होना, पर्सनेस, भारी आवाज हो जाना, टायर्डनेस, थकावट हो गया, सिर दर्द हो गया और खांसी हो गई, ये सिम्टम हो गए। वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड और एड्स सिलेबस में डिटेल में, बाकी मम्स हो गया, मेजल्स खसरा हो गया, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, चिकन पॉक्स छोटी माता। वैसे स्मॉल पॉक्स तो होगा नहीं किसी को क्योंकि खत्म हो चुकी बीमारी। हेपेटाइटिस बी हो गया, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल डिजीजेज हैं। प्रोटोजोल डिजीज में बात करें तो मलेरिया एक बीमारी है, ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है। और प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियां हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मलिग्नेंट मलेरिया होता है, जो कि सीरियस है और जानलेवा भी हो सकता है। प्लाज्मोडियम का जो प्राइमरी होस्ट है दिस इज द फीमेल एनोफ्िलीज मॉस्किटो, और जो सेकेंडरी होस्ट है ये ह्यूमन हो जाता है। और जो प्राइमरी होस्ट है ये वेक्टर या ट्रांसमिटिंग एजेंट का भी काम करता है। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से जो स्पोरोजोइट होते हैं, स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज है ह्यूमन के लिए। तो स्पोरोजोइट जो होते हैं ये पर्सन के ब्लड में आते हैं और वहां से लीवर के अंदर पहुंचते हैं। शुरुआत में ये जो पैथोजन होते हैं ये लिवर सेल पे अटैक करते हैं, उनके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और उनका रप्चर कॉज कर देते हैं। जो लिवर सेल फट जाती है, लिवर सेल के फटने से पैरासाइट रिलीज हो जाते हैं और ये आरबीसी पर अटैक करते हैं और वहां भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और जब आरबीसी रप्चर करती है तो आरबीसी के रप्चर करने से हीमोजॉइन ग्रेन्यूल निकलते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल की वजह से चिल एंड फीवर होता है, यानी पर्सन को कपकपी के साथ बुखार आता है। अब जो गैमेटोसाइट होते हैं जिन्हें सेक्सुअल स्टेज कहते हैं, ये ह्यूमन आरबीसी में विकसित होते हैं और गैमेटोसाइट एंटर करती हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में बाइट के थ्रू। यानी अगर कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेती है तो उसके ब्लड में गैमेटोसाइट चले जाएंगे। अब गैमेटोसाइट जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के लिए। ये गैमेटोसाइट गैमीट को बनाएंगे, गैमीट फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन गट ऑफ मॉस्किटो। बहुत बढ़िया सवाल है ये। उसके बाद स्पोरोजोइट बनते और स्पोरोजोइट जो होंगे ये पहुंचेंगे स्लाइवरी ग्लैंड में और वहां पर स्टोर रहेंगे, एंड दीज स्पोरोजोइट आर द इन्फेक्शियस स्टेज फॉर द ह्यूमन। वहीं से हम वापस आ गए। ठीक, अब बात करते हैं अमीबियासिस के बारे में या अमीबिक डिसेंट्री। ये एक प्रोटोजोन डिजीज है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। डिसेंट्री बैक्टीरियल डिजीज दोनों ध्यान रखेंगे। आप सिम्टम की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स हो गया, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ये सिम्टम हो गए। CSCS से आप याद कर सकते हैं इसको। कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर की तरह यूज होती है यहाँ पर। प्रोटोजोन डिजीज में अगर हम देखें तो मलेरिया हो गया, अमीबियासिस हो गया, स्लीपिंग सिकनेस जो कि ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है, और कालाजार या लिस्मेनियासिस लिस्मेनिया कॉज करता है। नीट 25 में सवाल पूछा गया था ये। हेलमिन डिजीज की बात करें तो प्लेटी हेलमिंथ या फ्लैटवर्म से टीनियासिस होती है जो कि टीनिया कॉज करता है, सिलेबस में है नहीं डिटेल में। एस्केलमिंथ या राउंड वर्म में एस्केरियासिस एस्केरिस से होती है। फाइलेरियासिस उचरेरिया से होती है, ये दोनों डिटेल में। इसके अलावा एंकाइलोस्टोमा से हुक्म डिजीज होती है। तो एस्केरियासिस ये हेलमिन डिजीज है। एस्केरिस जिसे कॉमन राउंड वर्म कहते हैं, इससे बीमारी होती है और ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। सिम्टम की बात करें तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, बड़ा माफिया से आप याद कर सकते हैं, है ना। मस्कुलर पेन, एनीमिया हो गया, फीवर हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और एस्केरियासिस ये हो गई, है ना। तो बिग माफिया से आप इसको याद कर लो। एक और पैरासाइट जो होते हैं ये फिसिस के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं और कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा ये हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं। अगली बीमारी एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, या इसे फाइलेरिया कहा जाता है। अब इसमें उचरेरिया के दो स्पीसीज हैं, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड उचरेरिया मेलाई।
और इन्हें फाइलेरियल वर्म कहा जाता है। ये इस बीमारी को कॉज करते हैं। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, यानी ये स्लोली डेवलपिंग डिजीज है, कई साल इसको विकसित होने में लगते हैं, और ये जनरली इन्फेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन, और इनमें ग्रॉस डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा ऑर्गन ये कुरूप हो जाते, विरूप हो जाते हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज है, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो ट्रांसमिशन करती है। रिंग वर्म्स की बात करें तो ये फंगल डिजीज है। 3 जनर आपको याद करने हैं, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। सिम्टम की बात करें तो ड्राई एंड स्केली लेजन्स ऑन स्किन, स्काल्प एंड नेल्स, और इन लेजन में बहुत ज्यादा खुजली होती, इंटेंस इचिंग, एंड खास तौर से ग्रोइन रीजन एंड बिटवीन टोज। वार्म और हीट जो मॉइस्ट कंडीशन होती है ये ग्रो करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि फंगल डिजीज और फंगस को वार्म और मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। जनरली ये जो पैथोजन होते हैं सॉइल से पहुंचते हैं हेल्दी पर्सन में। इसके अलावा यूजिंग कॉम क्लॉथ टॉवेल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो ट्रांसमिशन आप देखिए ऐसे याद करिएगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होती है, टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। एयरबॉर्न डिजीज की बात करें तो निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड हो जाएगा। वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें तो मॉस्किटो वेक्टर, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो वेक्टर है, फाइलेरिया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और डेंगू चिकनगुनिया में लेडीज एडीज मॉस्किटो वेक्टर है। यहाँ पर आप प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें आपको साफ सफाई रखनी है, किसी भी बीमारी से बचना तो साफ सफाई रखनी है। 2 तरह की, पर्सनल एंड पब्लिक, अपनी साफ सफाई और अपने पड़ोस की, पड़ोसी की नहीं, पड़ोस की साफ सफाई रखनी है। तो पर्सनल हाइजीन में अपनी बॉडी को साफ रखें भाई, नहाए धोएं, है ना। इसके अलावा कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कूड़ा कचरा कहीं भी ना फेंके, है ना। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, टैंक, वाटर टैंक, इसके अलावा कूलर हो गया, पूल, सेस पूल जिन्हें आप सेप्टिक टैंक कहते हैं, समय समय पे सफाई करते रहें इनकी। हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, भाई आप देखते हैं शादी बारात होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसमें जो कैटरर्स होते हैं, है ना, कैटर जो खाना बनाते हैं, उनको भी देखना कि भैया वो सही साफ सफाई से खाना बनाए। निमोनिया और कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सब काम तो करना ही है, पब्लिक पर्सनल हाइजीन। इसके अलावा चूंकि ये बीमारियां एयरबॉर्न है तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कांटेक्ट नहीं रखना, उससे दूर रहना, और उसकी जो चीजें उससे भी दूर रहना है। वेक्टर बॉर्न डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है भैया। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है मॉस्किटो जनरली है, तो उसके जो मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको हम खत्म करें ताकि वेक्टर को हम कंट्रोल करें। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर, पानी को जमा ना होने दें। घर के कूलर को समय समय पर साफ करते रहें क्योंकि उसमें मच्छर बहुत पनपते हैं। इंसेक्टिसाइड का यूज करें ड्रेनेज एरिया, नाली वाली में। और इसके अलावा गंबूशिया फिश, ये मॉस्किटो के लार्वा को खाती, तो इसको हम तालाब में डाल दें तो मॉस्किटो के लार्वा कंट्रोल कर लेगा। यूज ऑफ मॉस्किटो एंड मच्छरदानी का प्रयोग करें, और घर के जो खिड़की दरवाजे उन पे तार की जाली का यूज करें। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी हम लोग कराते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, ये कम्प्लीटली इरेडिकेटेड डिजीज है। इसके अलावा निमोनिया, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, इनको हमने वैक्सीन के द्वारा काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल टफ डीपीपी, ये आपको याद करना है कि वैक्सीन से किन किन बीमारियों को कंट्रोल किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया है ईस्ट के अंदर, ये भी याद करना है। एंटीबायोटिक के द्वारा भी हमने बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया है जो डेडली डिजीज हुआ करती थी, उफिंग कफ, काली खांसी, लेप्रोसी, कुष्ठ जिसे कोढ़ कहते हैं, प्लेग को ब्लैक डेथ कहते हैं, और डिप्थीरिया, गला घोटू, ये सब जानलेवा बीमारियां थी पहले। एंटीबायोटिक के द्वारा हमने इनको कंट्रोल कर लिया है। अगले चैप्टर में हम एंटीबायोटिक की बात करेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी होस्ट की वो क्षमता है जिससे वो अपना बचाव बीमारियों से करता है, पैथोजन से अपना बचाव करता है। इम्यूनिटी हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये बर्थ से प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपने लाइफ टाइम में हम एक्वायर करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी बैरियर बना के काम करती है। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर।
अब फिजिकल बैरियर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकस कोटिंग आ जाएगी। स्किन मेन बैरियर है जो माइक्रोब की एंट्री को रोकता है। म्यूकस कोटिंग की बात करें तो 3 जगह आपको याद करनी है, जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में म्यूकस कोटिंग पैथोजन की एंट्री को ब्लॉक करता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो स्लाइवा इन माउथ, एसिड इन स्टमक, कौन सा एसिड, एससीएल, एंड टीयर्स फ्रॉम आईज, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। तो स्लाइवा, एसिड एंड टीयर ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गए। सेलुलर बैरियर में डब्ल्यूबीसी एंड मैक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसी ब्लड में और मैक्रोफेजेस एरियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें मोनोसाइट आ जाएंगी। पीएमएनएल पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एक टाइप की न्यूट्रोफिल होती हैं, एंड नेचुरल किलर सेल एक टाइप की लिम्फोसाइट होती हैं। ये 3 हो गए, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट, ये भी फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं। साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन आते हैं जो कि एक प्रोटीन होते हैं और वायरस इन्फेक्टेड सेल इनको सिक्रीट करती है नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाने के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है और इसमें मेमोरी पाई जाती है। अगर पहली बार कोई पैथोजन बॉडी में आता है तो बॉडी का रिस्पॉन्स स्लो होता है जिसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, लेकिन अगर उसके बाद ही पैथोजन अटैक करता है तो बहुत ही तेज रिस्पॉन्स आता है, इंटेंसिफाइड, जिसे हम एनामिस्टिक रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स तेज इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले रिस्पॉन्स की, प्राइमरी रिस्पॉन्स की मेमोरी है, इसीलिए। अब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट 2 तरह की, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है ये आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाती है जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन ये बी सेल की मदद करती है एंटीबॉडी को बनाने के लिए। एंटीबॉडी की बात करें तो इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। आपके सिलेबस में 4 तरह के हैं, गेम से आप याद कर लो इसको, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, जिसमें आईजीए कोलेस्ट्रम में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक में। आईजीए ई जो होती है एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 चेन होती हैं, 2 चेन हल्की होती जिन्हें लाइट चेन कहते हैं और 2 बड़ी चेन होती जिन्हें हैवी चेन कहते हैं, इसीलिए एंटीबॉडी को H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, वाई शेप की एंटीबॉडी होती है। यहाँ जो 2 हैवी चेन है वो आप देखो, दोनों हैवी चेन 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। हैवी और लाइट चेन एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी है ना। और जो एन टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, इधर एंटीजन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। ये सी टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोटीन और प्रोटीन में आप जानते हैं 2 चेन होती हैं, 2 एंड होते हैं, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। एंटीबॉडी जो होती है ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं। क्यों ह्यूमरल कह रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज ब्लड में होती है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ ह्यूमर, तरल पदार्थ है ये। टी लिम्फोसाइट सीएमआई प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और सीएमआई ग्राफ्ट रिजेक्शन में रोल प्ले करती हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लिवर, हार्ट, आइज और किडनीज का जनरली होता है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं उन्हें ग्राफ्ट कहते हैं। इसके लिए सुटेबल डोनर चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग चाहिए, और बॉडी के अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की क्षमता है, और सीएमआई ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने का काम करती है। तो इसलिए जिन पर्सन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उनमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेन किया जाता है इसे। अगला टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव का मतलब क्या है, देखो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है इसमें एंटीबॉडी जो होती हैं वो बॉडी के अंदर बनती हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन होस्ट बॉडी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है और इसको टाइम लगता है अपना रिस्पॉन्स दिखाने में। नेचुरल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो एक्टिव इम्यूनिटी विकसित होगी। अगर कोई माइक्रोब जानबूझकर इम्यूनाइजेशन के दौरान बॉडी में इंजेक्ट किया गया तब भी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। पैसिव का मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर किसी पर्सन को दी गई हैं तो उसे पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। जैसे कोई फीटस है उसको माँ के द्वारा आईजीजी जो होती हैं ये प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं और बच्चे को मिलती है, तो ये जो प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी बच्चे को मिले, ये माँ ने बनाई अपनी बॉडी में, बनी बनाई एंटीबॉडी बच्चे को मिले, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। मदर का जो शुरुआती दिनों का मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, और उसमें आईजीए होती जो कि इन्फेंट को बीमारियों से बचाती, ये भी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, देखो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है ये मेमोरी पर आधारित होता है, मेमोरी पर आधारित होता है। वैक्सीन के रूप में एटेन्यूएटेड या वीकेंड पैथोजन, कमजोर पैथोजन यूज कर सकते हैं, इनएक्टिवेटेड पैथोजन यूज कर सकते हैं, या फिर एंटीजेनिक प्रोटीन हम यूज कर सकते हैं पैथोजन की।
वैक्सीन जो होती है जब इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये मेमोरी बी एंड टी लिम्फोसाइट जनरेट करते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो टिटनेस पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है। टिटनेस एक डेडली डिजीज है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी कॉज करता है। और टिटनेस अगर जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कट लग जाता है लोहे से तो कहते हैं कि एंटी टॉक्सिन लगवा लो, तो एंटी टॉक्सिन जो होता है वो एंटी टिटनेस सीरम होता है एटीएस, और इसमें एंटीबॉडीज होती है, और चूंकि बनी बनाई एंटीबॉडी एंटी टॉक्सिन के फॉर्म में डाली जा रही है, दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। स्नेक बाइट के केस में, सांप के काटने के केस में जो स्नेक वेनम के अगेंस्ट एंटी वेनिन दिया जाता है, इसमें भी एंटीबॉडीज होती है, और ये भी पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को ईस्ट में प्रोड्यूस किया गया, सीधे पॉइंट आप याद करोगे। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी याद है ना, कहां चेक की गई थी? ट्रांसजेनिक माइस में। इंसुलिन आप याद करिए तो ह्यूमन इंसुलिन को इकोलाई में बनाया गया था। अगला टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी का एग्जाम्पल है जैसे अस्थमा। तो एलर्जी है क्या? दिस इज एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब जो एलर्जी कॉज करने वाले एजेंट होते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं, जैसे माइट्स इन डस्ट, एनिमल टेंडर एंड पॉलन। पार्थिनियम के पॉलन आप जानते हैं एलर्जी कॉज करते हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस एलर्जन आर आईजीई। और अगर आप याद करें तो एओसिनोफिल एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं। सिम्टम वाटरी आइज, रनिंग नोज, स्नीजिंग, छींक आना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और एलर्जी क्यों हो रही? ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। वैसे अगर आप याद करें तो जो बेसोफिल होती हैं वो भी हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन को रिलीज करती हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग, एंटी हिस्टामिन, स्टेरॉइड और एड्रेनालिन, ये एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस कर देते हैं। और कह रहे हैं कि भैया जो मेट्रो सिटीज के ज्यादातर बच्चे एलर्जी से सफर करते हैं, क्यों? क्योंकि इनको अर्ली स्टेज में, बचपन में इनको बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। अगला टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। बॉडी के अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की क्षमता, और ये तरीका हायर वर्टिब्रेट में विकसित हुआ। अगर बॉडी के अंदर ये क्षमता खत्म हो जाए, बॉडी अपनी सेल को मारना शुरू कर दे, तो इसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। और ये जेनेटिक रीजन से हो सकता है या बहुत सारे अननोन रीजन इसके हैं। ऑटो इम्यून डिजीज वैसे एनसीईआरटी में दो ही दी गई, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड माइस्थीनिया ग्रेविस, लेकिन नीट में बहुत सवाल पूछे गए, विटिलिगो, सोरियासिस, और अभी नीट 25 में ये आया था एसएलई, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसा, 24-25 में आया था ये। अब आते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम बहुत ही यूनिक है, ये फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पैथोजन के प्रति रिस्पॉन्स करता है और पैथोजन को याद रखता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रोल प्ले करता है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम के 4 पार्ट हैं, लिम्फाइड ऑर्गन, लिम्फाइड टिश्यू, लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज, जो कि सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। अब लिम्फोसाइट हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ रखा है, एंटीबॉडी अभी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। हमें लिम्फाइड ऑर्गन और लिम्फाइड टिश्यू पढ़ने, तो पहले लिम्फाइड ऑर्गन। लिम्फाइड ऑर्गन दो तरीके के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में ओरिजिन एंड और मैचुरेशन होता है, और सेकेंडरी में प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट का। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आप सिम्प्लास्ट से याद कर लोगे, है ना, ये सिम्प्लास्ट यहाँ कोड दिया कि PLAST। तो पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल। ये जो पेयर पैचेज हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन, और यहाँ पर सारी ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट। अब जो ब्लड सेल 3 तरह की आप जानते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो हार्ट के पास होता है, बीनीथ द ब्रेस्टबोन, स्टर्नम के नीचे पाया जाता है। और आप अगर याद करें तो थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी, लिम्फोइड ऑर्गन भी। करें, बर्थ के समय इसका साइज काफी ज्यादा होता है, लेकिन एज के साथ ही घटता जाता है, और प्यूबर्टी के बाद तो इसका साइज बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए ओल्ड पर्सन में जो इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है। बोन मैरो और थाइमस माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं बी और जो टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए। और यहाँ पर जो बोन मैरो और थाइमस में जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होती हैं, ये एंटीजन सेंसिटिव सेल में चेंज हो जाती है, और एंटीजन सेंसिटिव सेल जो होती है यहाँ से जाती हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाके ये इफेक्टर सेल में बदल जाते हैं, है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इमेच्योर लिम्फोसाइट बोन मैरो थाइमस में मैच्योर होकर एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बदलती हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये इंटरेक्ट करती हैं एंटीजन के साथ और प्रोलिफरेट होकर इफेक्टर सेल बनाती हैं। तो इफेक्टर सेल कहाँ बनती हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में।
स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ये बीन शेप का होता है। किडनी भी वैसे बीन शेप की होती है। गार्ड सेल ज्यादातर बीन शेप की होती हैं। ये आरबीसी का एक बड़ा रिजर्वायर है, तभी तो इसे ब्लड बैंक कहते हैं। इसके अंदर लिम्फोसाइट और फेगोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट और फेगोसाइट होती हैं, और स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और ये ब्लड के अंदर अगर कोई पैथोजन है, ब्लड बॉर्न पैथोजन, तो उसे ट्रैप कर लेती हैं, और फिर वहां पर जो एंटीबॉडी, यहाँ पर जो लिम्फोसाइट और फेगोसाइट है, ये उन पैथोजन को मार देती हैं। लिम्फ नोड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक बड़ा पार्ट बनाते हैं। और लिम्फाट टिश्यू की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाट टिश्यू, और ये 50% लिम्फाट टिश्यू का पार्ट बनाता है। माल्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। हमारे लिम्फाट टिश्यू का 50% हिस्सा ये माल्ट है। अगली बीमारी है एड्स, वायरल डिजीज है ये। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब ये कंजेनाइटल नहीं है, जन्मजात बीमारी नहीं है। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब यहाँ पर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। एड्स को पहली बार अमेरिका में 1981 में रिपोर्ट किया गया। पिछले 25 सालों में करीब 25 मिलियन, 2.5 करोड़ लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं। एड्स वायरल डिजीज है, एचआईवी कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस उन्हें कहते हैं जिनमें आरएनए से डीएनए बनता, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। एचआईवी जो है, इसमें न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और प्रोटीन यानी कैप्सिड है यहाँ पर। एचआईवी का ट्रांसमिशन 4 तरीकों से होता है: सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, use of infected needle and syringes in case of intravenous drug abuse, by transfusion of contaminated blood and blood product, and from infected mother to her child or fetus through placenta। तो पर्सन हु आर एट हाई रिस्क, किनको ज्यादा खतरा है? जिन पर्सन के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, कई लोगों से शारीरिक संबंध बनाते हैं। ड्रग एडिक्ट, जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर होते हैं। जिन पर्सन को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जैसे थैलासीमिया। चाइल्ड बॉर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, इन लोगों को ज्यादा रिस्क है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एचआईवी है, ये आप देख सकते हैं इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये जब सेल पर अटैक करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज पर, तो कैप्सिड बाहर रह जाता है। जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये सेल के अंदर आया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से वायरल डीएनए बनेगा, और जो वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए इंटीग्रेट कर जाता है होस्ट के डीएनए से, और वहां से फिर नए वायरस बनने लगते हैं। तो इस तरीके से जो मैक्रोफेजेस होती है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती हैं, इन्हें एचआईवी फैक्ट्री कहा जाता है। वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर होता है कम होता जाता है, और इसकी वजह से पर्सन को जो सिम्टम आते हैं, बाउट्स ऑफ फीवर, बार बार बुखार आएगा, डायरिया एंड वेट लॉस। वेट लॉस अगर आप याद करें तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में भी ये सिम्टम पाया जाता है, वेट लॉस वाला। इंक्यूबेशन पीरियड उस समय को कहते हैं, दिस इज पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, और ये कई महीने से कई साल तक हो सकता है। यूजुअली 5 से 10 साल का इंक्यूबेशन पीरियड एड्स के केस में होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो नॉर्मली पर्सन को नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वायरस की वजह से, एचआईवी की वजह से पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इसलिए ऐसे इन्फेक्शन होने लगेंगे जो नॉर्मल पर्सन को नहीं होते, इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे वायरस, बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम, फंजाई, प्रोटोजोआ, टॉक्सोप्लाज्मा, सब एनसीईआरटी में दिया गया। एक बात तो आप जानते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी ही होता है, उससे बाहर की हम बात करते नहीं फालतू की। अगर कभी करते हैं तो वो नीट में या तो सवाल आया हुआ है, या फिर उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देयर इज नो कंप्लीट क्योर ऑफ एड्स, एड्स का कोई पूरा इलाज नहीं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग एआरवी कैन ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, ये केवल पार्शियली इफेक्टिव होती हैं। टेस्ट कौन से हैं? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट होता है, और रूटीन टेस्ट पीसीआर यूज करते हैं। प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं? तो यहाँ पर एक कहावत है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण मत मरो। प्रिवेंशन कर सकते हैं, वही 4 तरीके हैं, उनसे बच जाएंगे तो बच जाएंगे। नाकू, नेट नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यूएचओ, ये सब ऐसी संस्थाएं जो लोगों को एजुकेट करते हैं एड्स के बारे में कि कैसे बचें इनसे। अगला टॉपिक है कैंसर। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी या कार्सिनोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं ना। कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, जो सेल है वो अनकंट्रोल ग्रोथ करती रहते हैं, और अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है।
कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली, ये इंडिया की एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हर साल करीब 10 लाख 1 मिलियन लोग इससे सफर होते हैं, उनमें से ज्यादातर की डेथ हो जाती है। नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इस प्रॉपर्टी की वजह से एक सेल के कॉन्टैक्ट की वजह से दूसरी सेल अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं करती है। कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। तो जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो सेल में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और वो अनकंट्रोल ग्रोथ करेगी, इससे ट्यूमर बन जाएगा। दो तरह के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर अपनी लोकेशन पर फिक्स रहते हैं, वो स्प्रेड नहीं होते और इससे कम नुकसान पहुंचते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो नई लोकेशन पर ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल होते हैं उन्हें नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं, और ये सेल ब्लड के द्वारा दूसरे ऑर्गन तक पहुंचती हैं और वहां पर एक नया ट्यूमर बना देती हैं। कैंसर के कॉजेस की बात करें तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजन कहते हैं, जो कि फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल कार्सिनोजन में रेडिएशन आते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे एंड गामा रे, नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेडिएशन। आपको ध्यान रखना ये सभी कैंसर कॉज करते हैं, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे। ठीक है, अगर ये जो रेडिएशन आपको दिखाया गया तो रेडिएशन क्या करता है, ये डीएनए को डैमेज करता है। डीएनए के डैमेज होने की वजह से नॉर्मल सेल नियोप्लास्टिक कैंसर सेल में बदल जाती है और ट्यूमर बनाने लगती है। केमिकल कार्सिनोजन की बात करें तो टोबैको, टोबैको चिविंग की वजह से ओरल कैंसर होता है, माउथ कैंसर, और स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर भी होता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ये कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं, इनके पास वायरल ऑन्कोजीन पाए जाते हैं। नॉर्मल सेल के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं, इन्हें प्रोटो ऑन्क या सेलुलर ऑन्कोजीन सीओंक कहा जाता है, नॉर्मल सेल में है। स्पेशल कंडीशन में ये प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन एक्टिवेट होते हैं और ऑन्कोजीन में बदल जाते हैं, और इससे नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाती है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, तो पहला तरीका है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी में जो सस्पेक्टेड टिश्यू उसको थिन सेक्शन में काटा जाता है और काटने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है स्टेन करके, माइक्रोस्कोप के द्वारा, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया में जो WBC का काउंट है अब नॉर्मली इंक्रीज कर जाता है। WBC का नंबर 6000 से 8000 है, इसमें लाखों में पहुंच जाता है, और इसके लिए ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं। इंटरनल ऑर्गन के लिए रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई का यूज करते हैं। रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज करते हैं, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में भी एक्सरे का यूज करते हैं, और ये 3 डायमेंशनल 3D इमेज देता है। एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की बात करें तो या ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है, इसलिए सेफेस्ट टेक्निक और सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, इसके द्वारा भी हम कैंसर का डिटेक्शन करते हैं। एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसके 4 तरीके, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। ज्यादातर कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी के द्वारा करते हैं। सर्जरी में अफेक्टेड पार्ट की सर्जरी करके हटा देते हैं। कीमोथेरेपी की अगर बात करते हैं तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स जैसे विनब्लास्टिन, इनके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे हेयर लॉस एंड एनीमिया। इम्यूनोथेरेपी जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, इसे बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर कहते हैं, और ये अल्फा इंटरफेरॉन ट्यूमर को पहचानने और डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। रेडियोथेरेपी की बात करें तो इसमें रेडिएशन के द्वारा कैंसर सेल को मारा जाता है। और फिर आते हैं लास्ट टॉपिक, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। ज्यादातर ड्रग जिनको कॉमनली एब्यूज किया जाता है वो फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, एंजियोस्पर्म से, जैसे ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोकैलकुलेट। 3 सिलेबस में तीनों एंजियोस्पर्म से मिलती हैं। ओपियोइड पेपावर सोम्निफेरम से, कैनाबिस सटाइवा से कैनाबिनॉइड, कोकैलकुलेट से रिथ्रोजाइलम कोका। इसमें मॉर्फिन, हेरोइन आ जाते हैं। कैनाबिनॉइड की बात करें तो इसमें चरस, गांजा, भांग, हसीस, मारिजुआना। कोकैलकुलेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कोकीन आ जाएगी। सम एब्यूज ड्रग आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, जैसे क्लेवसेस परप्यूरिया से LSD को ऑब्टेन किया जाता है। ओपियोइड की बात करें तो ओपियोइड जो होते हैं पेपावर सोम्निफेरम प्लांट्स, जिसे पॉपी प्लांट भी कहते हैं, इसके लेटेक्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो पेपावर प्लांट के लेटेक्स से मॉर्फिन यानी अफीम मिलता है, और ये जो मॉर्फिन होता है ये एक सिरेटिव एंड पेन किलर है।
मतलब इसको लेने से नींद आती है और ये दर्द निवारक और सर्जरी में इसका यूज करते हैं। जिन पर्सन की सर्जरी होती है उनमें मॉर्फिन यूज करते हैं। मॉर्फिन के स्टाइलेशन से हेरोइन बनाया जाता है, इसे डाइस्टाइल मॉर्फिन कहते हैं। और हेरोइन जो होता है ये इसे कॉमनली स्मैक या ब्राउन शुगर कहते हैं। ये वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, कलरलेस होता है, बिटर होता है और स्नॉर्टिंग या इंजेक्शन के द्वारा इसे लिया जाता है। ऑपियोइड रिसेप्टर जो होते हैं सीएनएस और जीआईटी में पाए जाते हैं और हेरोइन एक डिप्रेसेंट है और ये बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। कैनाबिनॉइड की बात करें तो ये कैनाबिस सटाइवा नाम के पौधे से मिलता है, भांग का पौधा है ये। और इसके इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर टॉप, लीव्स, रेजिन को अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाने से हशीश, चरस, गांजा, मारिजुआना जैसी चीजें मिलती हैं। टेकन फ्रॉम ओरल इंजेक्शन और इनहेलेशन। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर मेनली ब्रेन में होते हैं, ऑपियोइड रिसेप्टर सीएनएस एंड जीआईटी में होते हैं। कैनाबिनॉइड अफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। और कैनाबिनॉइड जो होते हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा इनको अब्यूज किया जाता है। कोका एल्कोलाइड, एथ्रोजाइलम कोका, नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका का प्लांट है ये एथ्रोजाइलम कोका। और इससे कोकीन मिलता है, इसे कॉमनली कोक या क्रैक कहते हैं। स्नॉर्टिंग के द्वारा इसे यूज किया जाता है। और कोका एल्कोलाइड जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफियर करते हैं। एक और न्यूरोट्रांसमीटर आपने पढ़ा है एस्टाइल कोलिन। अब कोका एल्कोलाइड जो होते हैं इनका स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है सीएनएस के ऊपर और इसीलिए ये सेंस ऑफ यूफोरिया मतलब वेलबींग, सब कुछ अच्छा ऐसा पर्सन को लगता है, इंक्रीज्ड एनर्जी, ऐसी फीलिंग देते हैं। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन से हेलुसिनोजेनिक नेचर आता है, मतलब भ्रम पैदा होता है। एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा और एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन ये हेलुसिनोजेनिक होते हैं। एल्कोलाइड की बात करें तो मॉर्फिन, कोडीन, कोकीन और निकोटीन ये 4 एल्कोलाइड हैं। बारबिट्यूरेट, एम्फिटामिन एंड बेंजोडाइजिपिन ये तीनों दवाइयां हैं जिनको मेंटल इलनेस, डिप्रेशन और इंसोम्निया को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इनको भी पर्सन एब्यूज करते हैं, नशे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी ड्रग या मेडिसिन का पर्पज बदल जाए, अमाउंट बदल जाए, फ्रीक्वेंसी बदल जाए तो इसी को हम एब्यूज कहते हैं, नशा कहते हैं। टोबैको एब्यूज की बात करते हैं तो 400 साल से टोबैको को स्मोकिंग के लिए, चिविंग के लिए या स्नफ के तौर पे यूज किया जाता है। टोबैको में निकोटिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। जब कोई तंबाकू का सेवन करता है तो निकोटिन बॉडी में रिलीज होता है और निकोटिन एड्रिनल ग्लैंड पैक करता है जहां से ये एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को रिलीज कराता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। टोबैको के स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। और इसकी वजह से स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा तो फिर ब्लड में ऑक्सीजन की, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड एंड बॉडी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ टोबैको, तो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, यूरिनी ब्लैडर कैंसर, एम्फेसिमा, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैट जिसे कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारियां। चीविंग की वजह से ओरल कैंसर होता है। स्मोकिंग आल्सो पेव वे टू हार्ड ड्रग, जैसे हीरोइन एक हार्ड ड्रग है, सॉफ्ट ड्रग जैसे मारिजुआना एक सॉफ्ट ड्रग हो जाएगा। एडोलसेंस की बात करते हैं, किशोरावस्था, 12 से 18 साल का जो एज ग्रुप होता है उसे एडोलसेंस पीरियड कहा जाता है। ये यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड आपको दिए गए हैं। ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड यानी बचपन और जवानी को जोड़ने वाला एक ब्रिज है एडोलसेंस पीरियड। पर्सन ड्रग या अल्कोहल को यूज क्यों करता है? क्यूरोसिटी की वजह से, एक्सपेरिमेंटेशन, एडवेंचर, मजा आना चाहिए, एक्साइटमेंट। इसके अलावा मूवीज, न्यूज़पेपर, टीवी, और कूल है ये, प्रोग्रेसिव है कि भाई हम तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब अगर हम नहीं सिगरेट पियेंगे तो लोग सोचेंगे अरे तो बहुत पिछड़ा इंसान है ना। प्रेशर, स्ट्रेस की वजह से, अनस्टेबल या अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, बहुत सारे कारण हैं। एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट ऑफ ड्रग और एल्कोहल अब्यूज। तो एडिक्शन मतलब जो आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, वो एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, सर्टेन इफेक्ट जैसे यूफोरिया एंड फीलिंग ऑफ वेलबींग। Tendency of body to express withdrawal syndrome when regular doses abruptly discontinues dependence। और अगर हम विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम की बात करें तो एंजाइटी, चिंता, नोजिया, स्वेटिंग एंड सैकनेस होता है। इफेक्ट ऑफ एल्कोहल और ड्रग एब्यूज, क्या इफेक्ट होते हैं? इमीडिएट या एडवर्स इफेक्ट क्या है? रेकलेस बिहेवियर, आचरण विहीन व्यवहार, वैंडलिज्म, बर्बरता, वायलेंस, हिंसा। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग may lead to death and coma due to heart failure, respiratory failure and cerebral hemorrhage।
इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर में एड्स और हेपेटाइटिस बी की संभावना भी है, और ये दोनों ही बीमारियां कॉमन क्या है देखिए, अभी टेस्ट में पूछा भी था पिछले वाले में। वायरल डिजीज, दोनों वायरल डिजीज हैं, दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज से फैलते, कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, दोनों क्रॉनिक डिजीज हैं और दोनों ही जानलेवा हैं, दोनों नॉन क्यूरेटिव हैं, दोनों का कोई इलाज नहीं, दोनों इन्फेक्शियस डिजीज हैं। तो बहुत सारी बातें इन दोनों में कॉमन है और खूब सवाल आते हैं इस समय। लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग, तो नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, और एल्कोहल का अगर लॉन्ग टर्म यूज करें तो लिवर सिरोसिस हो जाएगी। अगर प्रेग्नेंट फीमेल एल्कोहल या ड्रग का यूज करती तो उसके फीटस को नुकसान पहुंचता है। और स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा ड्रग का यूज किया था अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जैसे कैनाबिनॉइड का यूज करते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक ऑपियोइड पेन किलर के रूप में, एनाबोलिक स्टेरॉइड एंड डायूरेटिक, इन्हें वाटर पिल्स भी कहा जाता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड को यूज करने की वजह से फीमेल में क्या चेंज होते हैं, मूड स्विंग, इंक्रीज एग्रेसिवनेस एंड डिप्रेशन। ये तीन जो मिड नाम से आप याद कर सकते हैं, मेल में भी ऐसा होता है। इसका एनलार्जमेंट ऑफ क्लैटोरिस, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द बॉडी एंड फेस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेल की तरह के फीचर, मैस्कुलिनाइजेशन हो जाता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड अगर मेल यूज करता तो क्या होता, तीन वही तो मिड कर लो, मूड स्विंग, इंक्रीज एग्रेसिवनेस एंड डिप्रेशन, इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गायनिकोमास्टिया, ये सिम्टम क्लैनफिल्टर सिंड्रोम में भी आया था, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिस, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, प्रीमेच्योर बाल्डनेस यानी गंजापन, किडनी डिसफंक्शन, किडनी खराब हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा, मुहासे हो जाएंगे। इन एडोलसेंट मेल एंड फीमेल सीवियर एक्ने, सीवियर यानी जो मुहासे हैं बॉडी पर और फेस पे हो जाएंगे, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन, इससे स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। ठीक, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो बाबा का फंडा है सेल्स से याद कर लो आप। एस फॉर सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर्स, ए फॉर अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, लुकिंग फॉर द डेंजर साइन तीसरा, ई फॉर एजुकेशन एंड काउंसलिंग एंड सीकिंग मेडिकल एंड प्रोफेशनल हेल्प। तो ये आपका टॉपिक हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मैं रोज कहता हूँ आपसे कि ये कम से कम उतनी बातें मैंने बताई जो आपको जरूर जरूर पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। एग्जाम में 40-50 मिनट में अगर आप पेपर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी क्लास 12 का सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो मैं पूरे 13 चैप्टर का एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, 5-6 घंटे की होगी, पूरा क्लास 12 आपका कवर हो जाएगा। फिर 11 खत्म होगा तो उसकी करीब 8-10 घंटे की वीडियो बनेगी, वो आपको दे दूंगा। तो इतना कम से कम आप करके जाइएगा, इसको बार बार सुनिए, बार बार समझिए, बार बार याद करिए, तो एग्जाम में आसानी से आप कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 70-75 सवाल आपके सीधे इन्हीं से मिल जाएंगे जो आधे आधे घंटे की वीडियो में आपको करा रहा हूँ। तो इनको पूरा सीरियसली लीजिए और अच्छे से आप करिए इनको। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।